हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थियरी के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बारे में। इस रूल को EAN भी कहा जाता है, प्रभावी परमाणु संख्या नियम। इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। अपन सभी जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है और ये जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इस पर सेंट्रल मेटल एटम के राइट्स भी होते हैं और लिगेंड के भी। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है और इसके कारण एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है। और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण जो सेंट्रल मेटल एटम होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाता है। और इसी प्रोसेस को, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्रहण कर लेती है, को एडॉप्ट कर लेती है, इसे कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सबको क्लियर? यहाँ से हमें एक बात और पता लग रही है कि जो EAN है वो सेंट्रल मेटल एटम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, ना कि लिगेंड से। EAN हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सबको क्लियर? अब इसे किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जो EAN होता है, EAN ऑफ मेटल एटम, वो बराबर होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम या फिर आयन। मीन्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन्स, इनको आपस में ऐड करके या सम करने पर हमें जो मेटल एटम होती है उसका EAN कैलकुलेट कर सकते हैं या हमें उसका EAN प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम EAN किसी भी मेटल के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट +3 आयन। इस आयन में कोबाल्ट के लिए हमें EAN कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना होता है? 27। अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉन ही उसके 27 इलेक्ट्रॉन ही हैं या कितने हैं वो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद में पता लगेगा। मीन्स सबसे पहले हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अपन पीछे लास्ट लेक्चर में बात करके आए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज होता है वो उसकी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जितने लिगेंड्स हैं उनके चार्ज के
योग के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। यहाँ पर अपन कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? +3। ये किसके बराबर है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या मान ली है? x। प्लस जो अमोनिया है वो कितने हैं? 6 लिगेंड है और अमोनिया पे चार्ज कितना है? 0। मीन्स x बराबर क्या आ गया है? +3। इसका मतलब है कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO कितनी आ गई है? +3। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO +3 कितने होंगे? 27 में से हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट से बाहर निकल चुके हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 27। उनमें से 3 माइनस करें तो कितने बचे? 24। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय कितने लिगेंड है? 6 NH3। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल या जितने भी लिगेंड हैं वो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? 2। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसका मतलब है कि एक अमोनिया का या प्रत्येक अमोनिया का मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। और कितने हैं लिगेंड? 6। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। सबको क्लियर? अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कोबाल्ट का EAN। और EAN क्या है? EAN ऑफ CO। EAN क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24 प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। टोटल कितने हुए हैं? 36। और 36 जो है वो क्रिप्टॉन का भी एटॉमिक नंबर होता है। और क्रिप्टॉन क्या है? एक नोबल गैस। इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो कोबाल्ट है वो EAN को फॉलो कर रहा है। सबको क्लियर? अब अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि अपन को और क्लियर हो जाए कैसे कैलकुलेट करना है EAN। सेकेंड अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं आयरन पेंटाकार्बोनिल आयरन। इस कॉम्प्लेक्स में हमें इस आयरन के लिए EAN कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना होता है? 26। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ले। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? 0। कुछ चार्ज नहीं है ना। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, इसलिए हमने x मान ली। कार्बोनिल के कितने लिगेंड है? 5। चार्ज क्या है कार्बोनिल पे? 0। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आई है? 0। इसका मतलब है आयरन की इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। सबको क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितनी है? 0। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Fe कितने होंगे? 26। क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया है, 0 या 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए 26 के 26 इलेक्ट्रॉन है। सबको क्लियर? यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 आती है। ये बात आप याद रख सकते हो। सबको क्लियर? यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके भी इसको देख लिया है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 5 कार्बोनिल। कितने? 5 × 2। एक कार्बोनिल कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं टोटल? 5। तो टोटल हो गए 10। सबको क्लियर? अब अपन बात कर लेते हैं आयरन के EAN की।
तो EAN ऑफ Fe क्या होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 36, और ये किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के। इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वह भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। अब भी सबको कैलकुलेट करना आ गया होगा। अपन एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कैसे EAN किसी भी मेटल के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है वो है कैडमियम टेट्राएमीन कैडमियम +2 आयन। सबको क्लियर? इसके लिए हम निकाल लेते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कैडमियम। कितना होता है, 48। कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ले, कितना चार्ज है, +2। कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ज्ञात करनी है, इसलिए मान ली है X। अमोनिया के कितने लिगेंड है, 4। चार्ज क्या है अमोनिया पे, 0। इसका मतलब है X बराबर क्या हो गया, +2। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CD कितनी है, +2। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैडमियम +2 कितने होंगे, 48 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, मतलब 46। सबको क्लियर? अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 4NH3। तो कितने होंगे, 2 × 4 = 8। अब सभी को आ गया होगा समझ में, एक लिगेंड देगा 2 तो 4 कितने देंगे, 2 × 4 = 8। इसका मतलब है EAN ऑफ CD कितना है, मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए हैं 54, और 54 जो है वो होता है जिनोन का एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो कैडमियम है वो EAN को फॉलो कर रही है, क्योंकि जिनोन भी एक नोबल गैस है। सबको क्लियर? और जिनोन के इक्विवेलेंट कैडमियम का EAN आ रहा है, इसका मतलब है कि ये EAN रूल को फॉलो कर रही है। सबको क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है वो ना रहे कि हम किस प्रकार से EAN को कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं प्लेटिनम का। ये है हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट सेकंड आयन। ठीक है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम कितना होता है, 78। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -2। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ज्ञात करनी है। क्लोराइड कितने हैं, 6। कितना चार्ज होता है क्लोराइड पे, -1। मीन्स X -6 = -2। इसका मतलब है X बराबर -2 + 6, X = +4। मीन्स प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। सबको क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम = है +4। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्लेटिनम +4 कितने होंगे, 78 में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं, इसका मतलब है 74। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 6Cl कितने होंगे, 6 × 2 = 12। सबको क्लियर?
EAN ऑफ प्लेटिनम कितना होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 86। और ये जो 86 है ये रेडॉन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, और रेडॉन एक नोबल गैस है। इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो प्लेटिनम है वो EAN रूल को फॉलो कर रही है। सबको क्लियर? अब सभी को EAN सेंट्रल मेटल एटम के लिए कैलकुलेट करना आ गया होगा कि किस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स की मेटल के लिए EAN हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको क्लियर? अब ये जो कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम है वो EAN रूल को फॉलो करती है, वो नेचर में डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि जो नोबल गैस होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उनमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, और इसी कारण से वो नेचर में प्रतिचुंबकीय होती हैं, मतलब डायमैग्नेटिक होती हैं। और वे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल EAN को फॉलो करती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाता है। इस कारण से वे भी नेचर में प्रतिचुंबकीय होती है। साथ ही साथ ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बहुत ही स्टेबल होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि वापस से इनकी सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाता है, और नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही स्टेबल होता है, और इसी कारण से ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होते हैं। सबको क्लियर? लेकिन नेचर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो कि EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और उनमें जो सबसे पहले हैं वो हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर ओड हो, मतलब विषम हो। वे कार्बोनिल कंपाउंड EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीज पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज की। ठीक है, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25। अपन पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मेटल होती है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। बट आपको यहाँ पर एक बार वापस से सॉल्व करके बता देती हूँ, आगे से आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने X मान लिया है। कार्बोनिल कितने हैं? 5, और उन पे चार्ज कितना है? 0। तो X बराबर क्या आया है? 0। मीन्स मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 0। सबको क्लियर? इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीज के वो कितने रहेंगे? वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेंगे। इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय कितने कार्बोनिल है? 5 CO। तो 5 × 2 हो जाएगा, एक देता है 2, तो 5 कितने देंगे? 5 × 2 = 10। सबको क्लियर? अब अपन मैग्नीज का EAN निकाल लेते हैं। EAN ऑफ मैग्नीज कितना आएगा? मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितना आया है? 35। और ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 36। इसका मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये EAN रूल को, इसमें जो मैग्नीज है वो EAN रूल को फॉलो नहीं कर रही है। ये जो मैग्नीज है ये EAN को फॉलो नहीं कर रही है। सबको क्लियर?
अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेचर में ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो कि EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करती हूं, वो है टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। इसमें कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 27। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। अब तो अपन को समझ में आ चुका है कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन 0 होती है। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CO कितने होंगे उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 4CO कितने होंगे 4 × 2 इक्वल्स टू 8। सबको क्लियर? कोबाल्ट का EAN निकाल ले। EAN ऑफ CO कितना होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के कितना आया 35, और 35 एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कोबाल्ट है ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। सबको क्लियर? बात अब समझ में आ गई होगी। अब ये जब EAN को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि इनमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं। सबको क्लियर? अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो कि अनपेयर्ड होगा, विषम संख्या में है ना इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा नहीं है, इसलिए ये नेचर में कैसे होंगे अनस्टेबल, मतलब इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये या तो डाइमर बना लेते हैं या पॉलीमर बना लेते हैं। मतलब ये एक से ज्यादा आपस में जुड़ जाते हैं, और ये जो जुड़ने के बाद में इनका जो डाइमर या पॉलीमर बनता है, डाइमर का मतलब है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल जुड़े हो, पॉलीमर का मतलब है जिसमें 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल जुड़े हो। सबको क्लियर? तो ये क्या करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आपस में डाइमर और पॉलीमर बनाते हैं जिनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो EAN को फॉलो करने लग जाती है। सबको क्लियर? कैसे? अभी अपन बात करके आए थे कि MnCO5 EAN को फॉलो नहीं करता है। इसी तरीके से जो CO4 है ये भी EAN को फॉलो नहीं करता है। ये डाइमर बनाते हैं, मतलब इनके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, और इसका डाइमर क्या होगा Mn2CO10। इसका डाइमर क्या होगा कोबाल्ट के 2 एटम और कार्बोनिल के 8। ये इनके डाइमर हैं, और ये इनके जो डाइमर हैं इनमें मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और उस कारण से आपस में जुड़ जाते हैं। सबको क्लियर? क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑड नंबर में थे ना, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये मेटल बॉन्ड बना लेती है। इन बॉन्ड को बोला जाता है मेटल बॉन्ड। सबको क्लियर? मीन्स एक मेटल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 2। सबको क्लियर? अब ऐसे ये जो डाइमर या पॉलीमर है इनके लिए EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी अपन बात करते हैं कि ऐसी स्पीसीज के लिए EAN कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इनके लिए जो EAN कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो होता है EAN ऑफ मेटल एटम। वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ मेटल, इसमें एक से ज्यादा है इसलिए एटम्स या आयंस, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, क्योंकि अपन अभी बात करके आए एक मेटल मेटल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इनको डिवाइड करना है नंबर ऑफ मेटल एटम्स, जितने मेटल एटम्स या आयंस हैं उनसे इन सबको जोड़ने के बाद डिवाइड करते हैं तो एक एटम के लिए EAN प्राप्त हो जाता है। सबको क्लियर? अब इसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। वापस से अभी अभी अपन ने मैग्नीज वाले कार्बोनिल कंपाउंड का डाइमर देखा था, सबसे पहले उसी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या था, MN2CO10, यही था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 मैग्नीज, क्यों 2 है ना, एक का एटॉमिक नंबर होता है 25 तो 2 का हो गया है मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 50। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय, कितने CO है, 10 CO, कितने होंगे 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। सबको क्लियर? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 मेटल मेटल बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक ही था मेटल मेटल बॉन्ड, कितने होंगे 2। सबको क्लियर? अब अपन EAN निकाल लेते हैं। EAN ऑफ MN कितना होगा, मेटल्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 50, लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, मेटल मेटल बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 2, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी मेटल है 2, MN2 है ना 2, तो कितना होगा 72 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 36, और 36 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का। मीन्स जैसे ही डाइमर फॉर्म हुआ तो मैग्नीज जो थी वो EAN को फॉलो करने लग गई, और जैसे ही EAN को फॉलो करेगी ये मैग्नेटिक हो गई है, साथ ही साथ इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। सबको क्लियर? नेक्स्ट अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड जो एग्जाम्पल था वो अपना कोबाल्ट का था। वो क्या था, CO2 एंड CO8। इस डाइमर में हम कोबाल्ट के लिए EAN कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 CO क्या होगा, एक कोबाल्ट का होता है 27, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हो गए हैं 54। सबको क्लियर? फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 8 कार्बोनिल, मीन्स 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 मेटल मेटल बॉन्ड कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। EAN निकाल लेते हैं अब अपन। EAN ऑफ कोबाल्ट कितनी होगी, मेटल्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम्स। कितने हैं? 2। क्या नंबर आएगा? 72 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 36। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। मीन्स जैसे ही डाइमर फॉर्म हुआ कोबाल्ट EAN रूल को फॉलो करने लग गया है। मीन्स इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। मीन्स ये नेचर में कैसा हो गया है? डायमैग्नेटिक। सबको क्लियर? ये बात अब सभी को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम डाइमर या पॉलीमर के लिए जो मेटल्स हैं उनका EAN कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि EAN कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं आयरन कोबाल्ट 12। इसके लिए हमें EAN कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3Fe। एक Fe का कितना होता है? 26। तो 3 का कितना होगा? 78। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 12 कार्बोनिल कितना होगा? 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24। इस कॉम्प्लेक्स में 3 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3 मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे? 3 इंटू 2, क्योंकि एक में होते एक से मिलते हैं 2, तो 3 से कितने मिलेंगे? 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। अब अपन निकाल लेते हैं EAN। EAN ऑफ Fe कितना होगा? मेटल से प्राप्त इलेक्ट्रॉन 78, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन 24, मेटल मेटल बॉन्ड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन 6। टोटल कितनी मेटल है? 3। तो टोटल नंबर क्या आया? 108 डिवाइडेड बाय 3 और ये बराबर है 36 के, और जो कि होता है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है Fe3CO12 भी EAN को फॉलो करता है। मतलब ये भी नेचर में स्टेबल होता है। सबको क्लियर? अब एक कॉम्प्लेक्स की और बात करते हैं। हेक्साकार्बोनिल वेनेडियम। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो ये वेनेडियम है ये भी EAN को फॉलो नहीं करता है। फिर भी ये थोड़ा बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। मीन्स नेचर में पाया जाता है। ये EAN को फॉलो नहीं करता है। अपन यहां से देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम होता है 23। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय 6CO कितने होंगे? 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। सबको क्लियर? EAN ऑफ वेनेडियम कितना होगा? 23 प्लस 12 कितना आएगा? 35। और इसका मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वेनेडियम है वो EAN को फॉलो नहीं करता है। सबको क्लियर? लेकिन यदि इस कॉम्प्लेक्स को हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डोनेट कर दें, मीन्स इसे माइनस में कन्वर्ट कर दें, माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वेनेडियम के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 36। क्यों? 35 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होता है? 36। सबको क्लियर?
और इसका मतलब है यदि इन दोनों की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ये जो आयन है ये इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये EAN को फॉलो कर रहा है जबकि ये EAN को फॉलो नहीं करता है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।